फिर से बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे रिलेटेड टू IIT JEE और नीट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्प्रिंग फोर्स के बारे में, राइट? स्प्रिंग फोर्स। तो क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये एक m मास की बॉडी से कनेक्टेड है, तो मान लीजिए अभी ये एक्सटेंशन नहीं है इसमें किसी भी तरीके का, एकदम अपनी नॉर्मल लेंथ पे है, ठीक? तो ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे L0, यानी कि नॉर्मल लेंथ। नॉर्मल लेंथ कौन सी लेंथ है? जब ना तो कोई एक्सटेंशन है ना कोई कंप्रेशन है स्प्रिंग, राइट? अब हम क्या करते हैं, इस m मास पे फोर्स लगा के इसको आगे मूव करते हैं, तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन आ जाएगा। कितना एक्सटेंशन आया? तो अगर हम देखें कितना मूव किया हमने, x, ये तो होगी नेचुरल लेंथ, और x हमने इसको मूव किया, x एक्सटेंशन आया, ठीक? तो हमने इसमें फोर्स लगाई और इसको आगे मूव कराया और इसमें क्या आ गया? एक एक्सटेंशन आ गया। तो जिस फोर्स की वजह से ये एक्सटेंशन आया वो है x, और हम जानते हैं फोर्स कितनी होती है? फोर्स होती है F = kx। k is what? K is called spring constant। F is what? kx। kx is spring constant, right? अब ये कौन सी फोर्स है kx? जो देखो क्या है कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो स्प्रिंग वापस आने के लिए फोर्स लगाता है। वापस आने के लिए जो फोर्स लगाई है वो है kx, ठीक है? इसने वापस आने के लिए जो फोर्स लगाई है वो क्या है? kx। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? माइनस, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर भी फोर्स लगेगी तो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे हम क्या मान लगा देते हैं? माइनस का साइन लगा देते हैं। क्लास 11 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? माइनस kx। k इज व्हाट? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है? अच्छा, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक m मास लगा हुआ है अटैच्ड, राइट? अभी हमको ये बताना है इसमें कितना एक्सटेंशन है स्प्रिंग में। सबसे पहली बात है इसमें एक्सटेंशन है कि नहीं है। क्या ये इसकी नेचुरल लेंथ है? तो आंसर है नहीं, ये इसकी नेचुरल लेंथ नहीं है, क्योंकि इस पर m मास लगा हुआ है जो ग्रेविटी के कारण नीचे आया है, जो खिंच रहा है, जिसकी वजह से स्प्रिंग में क्या है? एक्सटेंशन आया है, यानी ये फिलहाल अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है। यानी अगर मान लो यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ हुई तो ये इसमें क्या है? एक्सटेंशन। एक्सिस में क्या है? एक्सटेंशन। अब ये कितना एक्सटेंशन है? भाई सिंपल सी बात है, ये एक्सटेंशन हम कैसे निकालेंगे कि आपने इस स्प्रिंग को खींचने के लिए कितनी फोर्स लगाई? कितनी फोर्स लगाई? mg फोर्स लगाई। इस mg फोर्स की वजह से ये खींच के एक्सटेंड हो गया, ठीक है? जो फोर्स आपने लगाई उस फोर्स को काउंटर करने के लिए उसने पीछे क्या लगाई? स्प्रिंग फोर्स लगाई। उस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx माइनस kx, ऊपर है तो डायरेक्शन इज नेगेटिव। अगर हम ऑलरेडी हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ऊपर फोर्स लगे तो माइनस दिखाने की जरूरत। अब हमको इस फोर्स की वैल्यू पता है। क्यों पता है? स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ और यहाँ आके रुक गया। इसका मतलब क्या है? नीचे को लगने वाली फोर्स और ऊपर को लगने वाली फोर्स बराबर हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? फर्दर एक्सटेंड होना ही रुक गया। मतलब कहाँ गया? इक्विलिब्रियम में नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स क्या हो गई? बराबर, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स लगी है F = kx वो किसके बराबर है? mg के। तो हमारे पास क्या है? mg = kx। तो x की वैल्यू कितनी आई? mg/k, राइट? ओके, थोड़ा और बात करते हैं आगे। मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है,
एंगल है थीटा, यहाँ पे स्प्रिंग से एक मास m लगा हुआ है और हमको इसमें एक्सटेंशन फाइंड आउट करनी है। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करनी है? एक्सटेंशन। तो अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि इसको इधर खींचने वाली फोर्स तो हम कैसे पता कर सकते हैं? भाई नीचे को लगने वाली फोर्स है mg, तो इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर और एक सामने की तरफ। ये एंगल कितना होता है? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये वाला कितना होता है? mg sin थीटा। तो इसको खींचने वाली फोर्स कितनी है? mg sin थीटा। अब mg sin थीटा से ये खींचा, खींचने के बाद इसमें एक्सटेंशन आया, रुक गया, यानी कि बाहर को लगने वाली फोर्स और पीछे को लगने वाली फोर्स क्या हो गई? बराबर हो गई। यानी वो किसके बराबर हो गई? mg sin थीटा। यानी f का फॉर्मूला होता है kx, यानी mg sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? kx, और हमको x पता लग गया, mg sin थीटा का मान राइट। ओके, तो इस तरीके से हम थोड़ा एक्सटेंशन और कंप्रेशन निकाल पाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है और उससे ये 2 kg की बॉडी। सवाल ये है कि अगर हम इस स्प्रिंग को कट कर दें तो 2 kg कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? ठीक है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg आफ्टर कट। ये सवाल है। तो 2 kg का मास रखा हुआ है, काटने के बाद कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? हमको पता है एक फ्रीली फॉलिंग मास का एक्सेलरेशन कितना होता है? g एक्सेलरेशन। अभी क्या है? अभी जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है तो स्प्रिंग के दोनों एंड्स की तरफ फोर्स डेवलप हो जाएगी, इधर भी kx और इधर भी kx। जैसे खींचने टेंशन डेवलप होती है स्ट्रिंग में, वैसे स्प्रिंग में दोनों तरफ स्ट्रिंग फोर्स डेवलप होती है, ऊपर kx नीचे kx। ये kx फोर्स इसको ऊपर खींच रही है और नीचे कितनी फोर्स खींच रही है? 2g। राइट, फिलहाल कितनी फोर्स इस पर लग रही है? जैसे ही हम इसको कट कर देंगे, कट करते के साथ ही क्या होता है? अगर आप स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत हो जाती है 0। तो इसको कट करने के बाद जैसे हम इसको कट कर देंगे, ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाएगी? 0। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाती है? 0। तो स्प्रिंग कट करने के बाद ये क्या होगा? ये 2 kg जिस पर कितनी फोर्स लग रही है? mg, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडी ये होगी। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है? g। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी ना, तो इसमें नीचे वाली की फोर्स लग रही है, ऊपर की फोर्स खत्म हो गई। तो अभी जो गिरेगा किस एक्सेलरेशन से गिरेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, g से। राइट, थोड़ा और आगे ये एक मास है, ओके। स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके नीचे लटका हुआ है मास। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको यहां से कट कर दें तो हमको 2 kg और 4 kg का एक्सेलरेशन होगा। यानी फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg आफ्टर कट। ठीक है, सबसे पहले फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे पहले फोर्स की बात करें। 4 kg पे कितनी फोर्स लगेगी?
4 इंटू जी, जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, तो 4 इंटू जी 40 यानी कि 40 न्यूटन जी। ठीक, तो ऊपर कितनी लगी होगी 40 न्यूटन, स्प्रिंग के दोनों एंड पे 40 न्यूटन। क्यों लगी होगी भाई 40 न्यूटन? भाई इस पे 40 न्यूटन लगी होगी, रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स, नीचे लगने वाली फोर्स, ऊपर लगने वाली फोर्स क्या है, बराबर, यानी जितनी नीचे को फोर्स है उतनी स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स दोनों तरफ डेवलप होती है, यहाँ 40 यहाँ भी 40, राइट। अब इस पर ग्रेविटी भी लग रही है, यानी कि 2g नीचे लग रही है, यानी 20, तो कुल मिला के ये कितनी फोर्स से नीचे खींच रहा है, 60, तो ऊपर यहाँ पर टेंशन कितनी डेवलप हुई, 60, राइट। ये हुआ फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हम इसको यहाँ से कट करेंगे, जैसे ही हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ से कट किया ये फोर्स गायब हो गई 60 न्यूटन, राइट। इस पे कितनी फोर्स लग रही है, 40, ऊपर कितनी है 40, यहाँ कितनी है 40, और यहाँ कितनी है 20, ऊपर की फोर्स गायब हो गई, कट होती है साथ, ठीक है, ऊपर की फोर्स गायब। 40 और 40 स्प्रिंग फोर्स पे क्यों फर्क नहीं पड़ा? देखो स्प्रिंग फोर्स में बदलाव तब आता है जब उसकी लेंथ चेंज हो, जब उसकी लेंथ चेंज हो स्प्रिंग की, तब स्प्रिंग फोर्स में क्या आता है, चेंज आता है। इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आता, मतलब एकदम कट होने के बाद तुरंत बाद स्प्रिंग फोर्स में चेंज, ऐसी लेंथ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, इसको चेंज होने में टाइम लगता है, क्योंकि लेंथ चेंज होगी तब स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, चेंज होगी। तो हम क्या मानते हैं कि क्योंकि इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स एकदम कट हुआ है, उसी अगले मोमेंट में स्प्रिंग फोर्स चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस ये फोर्स सेम रहेगी, फोर्सेस में कोई चेंज नहीं है, ये बात आपको पता रखनी है, बिल्कुल दिमाग में एकदम ठूस के रखनी है ये बात, कि अगर जेईई वगैरह में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो कट करने पे स्प्रिंग फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में चेंज तब आता है जब लेंथ में चेंज हो, और लेंथ में स्प्रिंग की एकदम से चेंज नहीं आता, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं आता, बाद में आता है, लेकिन बाद से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तभी का एक्सेलरेशन पता करना, राइट, आफ्टर कट का एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इस वाली मास की बात करें, नेट फोर्स कितनी है, 0, इसमें नेट फोर्स कितनी है, 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इसमें नेट फोर्स कितनी है, इसमें नेट फोर्स है 6, 40 और 26, एक्सेलरेशन कितना होगा, F/m से, यानी 60/2, यानी राइट। तो हमने क्या सीखा कि हमने जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो हमको इसका और इसका क्या एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लेवल। इसमें हमको राइट फाइंड एक्सेलरेशन इन ऑल मासेस आफ्टर कट। तो कट कहाँ से करेंगे हम? सबसे पहली बात हम यहाँ से कट, कहाँ से? यहाँ से हम इसको कट,
तो चलो देखते हैं, पहले इस फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ कितनी फोर्स लगी होगी, mg यानी 6 × g यानी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। अब यहाँ ग्रेविटी लगी है कितनी 40, तो कुल मिला के 60 × 40, 60 और 40 में 100, तो स्प्रिंग फोर्स लगी 100, यहाँ पे कितनी लगी 100, यहाँ पे कितनी लग रही है 20, तो यहाँ पे कितनी लगी 120। अब हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किसको कट किया था, स्प्रिंग को। इस क्वेश्चन में हम किसको कट कर रहे हैं, स्प्रिंग को, ठीक है। तो जब हम स्प्रिंग को कट कर देते हैं ना, तो स्प्रिंग फोर्स तुरंत खत्म हो जाती है, राइट। स्प्रिंग को अगर आपने कट कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स हाथों हाथ इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है, 0। तो जब हमने इसको कट किया, अगर हम देखें 6 kg और 4 kg, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, तुरंत 0। हाथों हाथ कट करके जाती है, ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, 0। अच्छा, अब क्या है, जैसे ही इनको काटा, ये एक मास है 4 kg का, ये एक मास है 6 kg का, बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हो गई। ये भी ग्रेविटी के इफेक्ट में g एक्सेलरेशन से गिरेगी, और ये भी ग्रेविटी के इफेक्ट में g एक्सेलरेशन से गिरेगी, और क्योंकि दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरेगी, तो बीच में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, तो कोई टेंशन नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके हाथ में एक सूटकेस है और आप चल रहे हैं, वहाँ सूटकेस है, तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा फोर्स है, ठीक। लेकिन एट सेम टाइम चलते चलते अगर आप छत से नीचे गिर जाएं, तो जिस टाइम आप गिरेंगे सूटकेस आपके हाथ में होगा, लेकिन आपके हाथ में कोई फोर्स नहीं होगी। आपके हाथ और सूटकेस के बीच में कोई फोर्स नहीं होगी, आपके हाथ में कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ये वैसी ही सिचुएशन है। अगर बॉडीज के बीच में स्ट्रिंग लगी हुई भी, लेकिन इनको फ्री फॉल कर रही है, तो बीच में स्ट्रिंग क्या हो जाता है, टेंशन क्या होता है, 0। इस केस में कट के बाद यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, बीच की टेंशन क्या हो जाएगी, 0, राइट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अभी हम और करते हैं। एक्सेलरेशन आफ्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमने स्ट्रिंग को यहाँ से कट किया, तो कट करने के बाद क्या होगा ये हमें देखना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ कितनी फोर्स लगी होगी, यहाँ लगी होगी 50, यहाँ भी कितनी 50, यहाँ 50, यहाँ कितनी होगी 20, यहाँ कितनी होगी 70, यहाँ कितनी होगी 70, ठीक है। अच्छा, कट होने के बाद क्या होगा, अगर हम 2 kg मास को देखें, कट होने के बाद नीचे की फोर्स गायब हो जाएगी, तो यहाँ कितनी फोर्स लग रही है ऊपर से 70, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, a = F/m यानी 70/2 यानी कि 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर जाएगा। 5 kg की बात कर लें, कट होने के साथ ही 5 kg क्या बन गया, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसका नीचे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g।